चलिए बेटा, मैं पहले कल वाला क्वेश्चन ही कंटिन्यू करता हूँ। हमारे पास एक स्क्वायर है और उस स्क्वायर के चारों कॉर्नर्स पे वी हैव सिमिलर चार्जेस। ठीक है, गिवन है कि चारों कॉर्नर्स पे चार्जेस जो है वो प्लेस्ड है। तो सिचुएशन इज लाइक दिस कि ये एक स्क्वायर है, ठीक है। स्क्वायर, ये तो रेक्टेंगल बन गई। चलो ऑलमोस्ट स्क्वायर बनाते हैं। बन गया। चलो, ये स्क्वायर की जो साइड्स हैं, इन साइड्स को मैं ले लेता हूँ, इन कॉर्नर्स को ले लेता हूँ पहले। ए, बी, सी एंड डी। ईच साइड ऑफ द स्क्वायर इज ए। ठीक है, यहां एक पार्टिकल है ए पे, नाम रखा Q1, उसका चार्ज Q1 है। बी पे Q2 है, सी पे Q3 है, Q पे 4, डी पे Q4 है, और ये चीज गिवन है कि Q1, Q2, Q3 और Q4 सभी Q के बराबर है। ठीक है, हमने फोर्स फाइंड करनी है बी पे। देखो बेटा, सबसे पहले तो यही आइडेंटिफाई करो कि फोर्स पता किस पे करनी है। तो इस सिचुएशन के हिसाब से हमें बी पे फोर्स फाइंड करनी है। यस मेहताब, यही आंसर है, मैं सॉल्व कर रहा हूं, बस आप चेक कर लो। एक ये वाली जो साइड होगी जिसे हम बोलेंगे डायगोनल, वो भी देखना पड़ेगा हमें। चलिए मैं आपको ये डायग्राम थोड़ा सा अच्छे से क्लियरली समझाता हूँ कि क्या हो रहा है यहाँ। ये Q1 इस Q2 को रिपेल करेगा एंड दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ दैट फोर्स। Q3 भी रिपेल करेगा, ये Q3 की रिपल्शन हो गई। ठीक है, Q4 भी रिपेल करेगा, लेकिन जो Q4 की रिपल्शन होगी, देखो उसकी डायरेक्शन जो है दैट शुड बी अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द चार्जेस। ये है वो फोर्स। ठीक है, चार चार्जेस हैं, तो किसी एक चार्ज के ऊपर तीन फोर्सेस ही लग रही होंगी। ये वाली जो फोर्स है दिस इज F21। ये जो फोर्स है दिस इज F24। ये जो फोर्स है दिस इज F23। ठीक है, अगर मैग्नीट्यूड लिखना है, F21 का जो मैग्नीट्यूड होगा वो होगा K Q स्क्वायर बाय A स्क्वायर। ठीक है, ये वाला डिस्टेंस जो है ये A है, ये वाला डिस्टेंस भी A है। F31 का जो मैग्नीट्यूड होगा वो भी होगा K Q स्क्वायर बाय A स्क्वायर। ये जो डायगोनल होता है स्क्वायर का, ये होता है A√2। इसलिए जो F24 का मैग्नीट्यूड होगा वो होगा K Q स्क्वायर डिवाइडेड बाय A√2 का स्क्वायर। तो ये बन जाएगा आपके पास K Q स्क्वायर बाय 2A स्क्वायर। अब ये है बेटा फोर्सेस के मैग्नीट्यूड। हम सिर्फ इनको ऐड नहीं करेंगे सिंपली, क्योंकि जब भी हम फोर्स फाइंड करते हैं वी ऑलवेज टेक द वेक्टर सम। तो यहां ध्यान से देखना, किस किस का वेक्टर सम, तो दो का ही लेना है। ये जो फोर्स F21 है, ये जो फोर्स F21 है बेटा, ये F21 इस F23 के परपेंडिकुलर है। ये दोनों जो आपको रेड वाली दिख रही है, ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर है। इन दोनों का रिजल्टेंट अगर F डैश हुआ तो वो इधर होगा। ठीक है, F21 एंड F23 आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, देयरफॉर इनका रिजल्टेंट अगर F डैश है तो वो F डैश क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ
F21 स्क्वायर, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं बट चलो हम पूरा लिख लेते हैं F23 स्क्वायर। सो ये दोनों वैल्यूज जब ऊपर से डालोगे तो आपके पास F डैश आ जाएगा के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, 2 बार लिखना है, स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, √2 आ जाएगा। अब बेटा ये जो F डैश की डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन तो वैसी है जो F24 की डायरेक्शन है, और आपको पता है जब भी फोर्सेस की सेम डायरेक्शन होती है तो हम सिंपली उनको ऐड कर लेते हैं। F डैश और F24 की डायरेक्शन सेम होने के कारण वी विल ऐड देम, और उनका जो रिजल्टेंट होगा, यहां देखो F डैश और F24 का जो रिजल्टेंट होगा ऐड करके ज्यादा ही आएगा, तो ये आपके पास आएगी F2, वो रिजल्टेंट कितना है F2। ठीक है, अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना है मैं लिखूंगा कि F2 जो है दैट इज इक्वल टू F21 वेक्टर में F23 प्लस F24, और अगर F2 का मैग्नीट्यूड लिखना है, मैग्नीट्यूड ऑफ F2, देखो एक तो F डैश है और दूसरी F24 है, दोनों सेम डायरेक्शन में है, दोनों को ऐड कर दो, F डैश प्लस F24, तो आपका जो रिजल्ट होगा F डैश कितना है, F डैश आपके पास आया है के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर √2 प्लस के क्यू स्क्वायर बाई 2a स्क्वायर। सो इसे आप फर्दर सॉल्व करोगे तो F2 आपके पास बना के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर कॉमन √2 प्लस 1/2, ये आंसर है बेटा। ये एक बार क्वेश्चन आ चुका है ये एग्जाम में, एंट्रेंस एग्जाम में। सेम स्क्वायर है हमारे पास A, B, C एंड D। ठीक है, यहाँ A पे एक चार्ज है स्मॉल q, B पे चार्ज है कैपिटल Q, फिर C पे चार्ज है स्मॉल q ऑल्टरनेट, और D पे जो चार्ज है वो है कैपिटल Q। ठीक है, क्वेश्चन ये है फाइंड कैपिटल Q बाय स्मॉल q so that the net force acting on capital Q is 0। ठीक है, जस्ट टू मेक द थिंग सिंपल मैंने कैपिटल Q को यहाँ B पे ही रखा है, क्योंकि अभी हम B वाली ही फोर्स फाइंड कर रहे थे। B पे जो चार्ज है उसके ऊपर जो टोटल फोर्स है वो टोटल फोर्स 0 है, तो अगर वो टोटल फोर्स 0 है तो कैपिटल Q टू द स्मॉल q रेशो कितनी होगी। एक बार डायग्राम बना लीजिए आप। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया बेटा। हमारे पास सिमिलर स्क्वायर है, फिर से स्क्वायर के चारों कॉर्नर्स पे चार्जेस हैं, इस बार चार्जेस सेम नहीं है, ऑल्टरनेटली सेम है, स्मॉल q कैपिटल Q, स्मॉल q कैपिटल Q। क्वेश्चन ये है कि इस कैपिटल Q के ऊपर टोटल फोर्स अगर 0 हुई तो इस कैपिटल Q और स्मॉल q की रेशो कितनी होगी। पहले देखो बेटा, जो टोटल फोर्स लगेगी कैपिटल Q पे, मान लो उस फोर्स को B बोल देता हूं, डायरेक्टली लिखूंगा B, दैट वुड बी इक्वल टू FBA और FBC, दोनों आपस में परपेंडिकुलर हैं, तो जब दोनों परपेंडिकुलर होंगे तो उनका स्क्वायर आ जाएगा, स्क्वायर करके ऐड कर देना, ये तो पता है ना, दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर है, प्लस ये वही है जिसको हमने पिछले वाले क्वेश्चन में F डैश बोला था, प्लस FBD। ठीक है, और ये गिवन है कि टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन Q मतलब ये ले लो या ये ले लो, बात एक ही है, बट ये गिवन है कि FB जो है वो 0 है। देयरफॉर देखिए, स्क्वायर रूट ऑफ FBA स्क्वायर प्लस FBC स्क्वायर, एक बार लिख लेता हूं कि FBA क्या है, स्मॉल q कैपिटल Q,
डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस फिर से के स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू बाय ए स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस ये दोनों कैपिटल क्यू हैं अभी, बी और डी वाले, स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू डिवाइडेड बाय ए रूट 2 स्क्वायर, इट इज इक्वल टू 0। तो ये बन जाता है, यहां लिखोगे उसके बाद देयरफॉर, देखो इन दोनों का क्या आ जाएगा रिजल्ट, इन दोनों का रिजल्ट आएगा के स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू बाय ए स्क्वायर रूट 2। इसको मैं दूसरी तरफ शिफ्ट कर देता हूं, दूसरी तरफ शिफ्ट कर दूंगा तो माइनस आ जाएगा, कैपिटल क्यू डिवाइडेड बाय 2a स्क्वायर। अब देखिए कौन कौन सी टर्म्स यहां आप कैंसिल आउट कर सकते हैं। ये कैपिटल क्यू इस कैपिटल क्यू के साथ कैंसिल, ए स्क्वायर कैंसिल, स्मॉल के कैंसिल। ठीक है, तो आपके पास इक्वेशन बच जाएगी इतनी सी, क्यू रूट 2 इज इक्वल टू माइनस कैपिटल क्यू डिवाइडेड बाय 2। तो कैपिटल क्यू बाय स्मॉल क्यू फाइंड करना था, कैपिटल क्यू बाय स्मॉल क्यू आ जाएगा -2 रूट 2। इस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है बेटा। कोई डाउट है तो बताइए। अभी मैं एक क्वेश्चन आपके लिए दे रहा हूं बेटा। अभी इस बार मेरे पास एक ट्राइंगल है एंड आई एम हैविंग ए राइट एंगल ट्राइंगल, जिसमें ये बेस जो है ये 4 सेंटीमीटर है, देखो सेंटीमीटर में बोल रहा हूँ, परपेंडिकुलर है 3 सेंटीमीटर, यहाँ एक पार्टिकल है, इस कॉर्नर पे एक है ए कॉर्नर, बी कॉर्नर, सी कॉर्नर, इन तीनों कॉर्नर्स पे चार्जेस पड़े हुए हैं। ठीक है, ए पे जो चार्ज पड़ा है दैट इज 15 स्टैट कूलम पॉजिटिव। बी पे जो चार्ज पड़ा है वो है -12 स्टैट कूलम, और सी पे जो चार्ज पड़ा है, बी पे भी पॉजिटिव ले लेता हूं, चलो सी पे नेगेटिव चार्ज पड़ा है और ये है 20 स्टैट कूलम। क्वेश्चन मेरा ये है कि जो बी पे चार्ज है उस पे नेट फोर्स कैलकुलेट करनी है। कैलकुलेट द नेट फोर्स acting on the charge at B। ठीक है, नेट फोर्स कैलकुलेट करो और अपना जो आंसर है वो चैट बॉक्स में लिखो। एंड यू हैव 17:23 हुए, यू हैव 5 मिनट्स टाइम, चलो 28 तक कर लो। सी वाला चार्ज माइनस ले लो, जिससे आपको ये भी थोड़ा सा पता चल जाएगा कि नेगेटिव चार्ज होने से क्या होता है। आल्दो चाहे +20 हो चाहे -20, यू शुड नो कि फोर्स का मैग्नीट्यूड तो सेम ही रहने वाला है, बट -20 के कारण क्या चेंज आएगी वो भी देख लेंगे इसी बहाने। ठीक है, 2 पॉजिटिव और 1 नेगेटिव है। बी वाले चार्ज को डायरेक्शन भी बताऊंगा यहाँ। बी वाले चार्ज को जो ए वाला चार्ज है वो रिपेल करेगा, सो दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ दैट रिपल्शन। जो सी वाला चार्ज है इस बी वाले चार्ज को अट्रैक्ट करेगा, तो सी की तरफ जाएगा अलोंग दिस पाथ। इन फोर्सेस को क्या नाम देंगे आपको ना, सिर्फ सॉल्व करना नहीं, यू शुड अंडरस्टैंड कि लिखना कैसे है। इसको आपने लिखना है VFBC, और इसको आप लिखोगे बेटा FBA, फोर्स ऑन चार्ज एट B ड्यू टू चार्ज एट A, फोर्स ऑन चार्ज एट B ड्यू टू चार्ज एट C। अब बेटा जो हमारे पास CGS में दिया है, आपको पता है यहाँ CGS सिस्टम में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है उसकी वैल्यू 1 होती है, सो हम लिखते हैं F इक्वल्स टू
simply q1 q2 by r square, no need of 9 into 10 raised power 9. So on that basis FBC का कितना होगा मैग्नीट्यूड, 1 मैग्नीट्यूड लिखना है. So 12 into 20 divided by 4 square, that is 4 into 4. ठीक है, दिस विल गो कैंसिल हो जाएगा. देखो दोनों ही टर्म्स, 4 3s are 12, 4 5s are 20, तो दिस विल बी 15 डाइन. सिमिलरली जो FBA है, इट इज इक्वल टू 1 into 12 into 15 divided by 3 into 3, and this time ये कितना बनेगा, कैंसिल कर लो जो क्या टर्म कैंसिल होती है. 3 4s are 12, 3 5s are 15, this will be 25 डाइन्स. ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर है, एंगल बिटवीन देम इन 90 सामने दिख रहा है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है. तो नेट फोर्स जो होगी बी पे जो चार्ज है, उस फोर्स की जगह डायरेक्शन बनानी है. देखो FBA जो है वो 20 है और ये 15 है, तो उस फोर्स की जो डायरेक्शन होगी दैट विल बी समवेयर क्लोजर टू दिस. फाइंड कर सकते हो आप वो भी, मान लो ये एंगल अल्फा, वो भी फाइंड कर लेंगे. चलो FB कितना आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 15 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर. सो FB आ जाएगा 15 का स्क्वायर कितना हुआ, 225, 400 रूट 625. द आंसर इज 25 डाइन. अब अगर डायरेक्शन बतानी है, अगर फोर्स की डायरेक्शन भी बतानी है कि ये फोर्स किसी एक वेक्टर के साथ कितना एंगल बनाएगी. मान लो ये फोर्स, लेट FB मेक्स एंगल अल्फा विद FBA, देन tan अल्फा क्या होगा, ऐसे होता है B sin थीटा. B मतलब FBC, sin 91 डिवाइडेड बाय A, दैट इज FBA. FBC कितना है, FBC is 15, 15 by 20, तो 15 by 20 मतलब 5 3s 5 4s, 3 by 4. ठीक है, आपको पता है ये tan अल्फा 3 by 4 आ गया, तो अल्फा कितना होगा, डू यू नो. जैसे अगर मैं बोलता tan अल्फा आ गया 1, तो आप सब आसानी से बोल देते tan अल्फा 1 आया, इसका मतलब अल्फा 45 है. बट इसमें बता सकते हैं क्या, कैन एनीबॉडी टेल मी व्हाट इज 37. 37. 11 में भी बताया था ये आपको मैंने. यस सर. tan 37 जो है, कुछ आपको और एडिशनल चीजें बताई थी ट्रिग्नोमेट्री में. सिर्फ 30 60 45 90 वाली याद नहीं रखनी है आपको, इसके अलावा और भी कुछ वैल्यूज याद रखनी है. ये 37 भी था उसमें. मतलब अगर यहां बात करूं एंगल की, ये वाला एंगल, ये इससे नहीं होगा, ये वाला जो एंगल है, दिस एंगल विल बी 37 डिग्री. थोड़ा सा मैं इसको ना और एक्सप्लेन कर देता हूं आपके लिए. ठीक है, लेट अस कीप इट हियर ओनली. ये वाला समझ में आ गया सभी को, इसमें तो कोई डाउट नहीं है. अब देखना, ये एंगल 37 है, मैं ये बोल रहा हूं. मतलब अगर आपके पास कोई ट्रायंगल है, ठीक है, ये याद रखना, ये आपको ना इन फ्यूचर भी काम आएगा. अगर ये कोई ट्रायंगल है, और दिस वे, दिस इज 3, दिस इज 4 एंड दिस इज 5. ये एंगल बेटा 37 होता है. और यहीं से आप ये याद रखोगे, व्हाट इज साइन 37, इट इज 3/5. व्हाट इज cos 37, 4/5. एंड व्हाट इज tan 37, perpendicular by base.
ठीक है, तो नहीं याद रहेगा कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप यही मैं ऐसे आपको बता रहा हूँ एडिशनल, ये 37 है, और 37 का कॉम्प्लीमेंट्री होता है 53, मतलब अगर ये ट्रायंगल ऐसे हो, ये 4, ये 3, ये तो 5 ही रहेगा, इन दिस केस दिस एंगल विल बी 53, तो यहां से देख लो साइन 37 या cos 53, लिख लेना बेटा, ये काम आएगा आपको, cos 37 और sin 53, tan 37 cot 53, ठीक है। आज तो क्वेश्चन तो हमारा हो चुका है, तो ये भी आपको काम आ सकती हैं वैल्यूज 37 और 53 की, सिर्फ 30, 60, 90, 45, 120, 180 नहीं, आपको इन पे बेस क्वेश्चन भी बन सकता है कोई आपका, ठीक है। विल डिस्कस अबाउट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ेंगे अब हम। चार्ज की जो डिस्ट्रीब्यूशन है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है बेटा स्प्रेडिंग। चार्ज की डिस्ट्रीब्यूशन ब्रॉडली दो तरीके से होती है, दो तरीके से हम चार्ज को स्प्रेड कर सकते हैं, ब्रॉडर क्लासिफिकेशन ये है। एक है कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन, या पहले दूसरी बता देता हूं, एक है डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज और एक होती है कॉन्टिन्यूस। डिस्क्रीट मतलब जैसे आपको क्वांटाइजेशन में भी बताया था, डिस्क्रीट का मतलब होता है नॉन कॉन्टिन्यूस, जब आपके पास कोई, मान लो ये कोई बाउंड्री है सिस्टम की, और इस बाउंड्री के अंदर कोई पार्टिकल यहाँ है, कोई पार्टिकल यहाँ है, इंडिविजुअली जब आपके पास पार्टिकल्स दिख रहे हैं आपको, दे आर नॉट प्रेजेंट एवरीवेयर, तो इस डिस्क्रीट, इसे बोलते हैं डिस्क्रीट सिस्टम। और हमारा जो आज का मेन टॉपिक रहेगा अभी, वो है टू स्टडी अबाउट द टाइप्स ऑफ कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। जब चार्ज कॉन्टिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूट किया है, उस डिस्ट्रीब्यूशन को कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। और ये कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन जो है बेटा, ये फर्दर तीन तरह की होती है। एक होती है लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन, एक होती है सरफेस डिस्ट्रीब्यूशन, और एक होती है बेटा वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, द अदर नेम कैन बी लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन 1D होती है, सरफेस डिस्ट्रीब्यूशन या एरियल डिस्ट्रीब्यूशन 2 डायमेंशनल होती है, और वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन 3 डायमेंशनल होती है। इन तीनों को हम डिटेल में देखते हैं अभी, ठीक है। डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन तो इजी है, जब चार्ज डिफरेंट डिफरेंट स्पॉट्स पे पड़े हैं तो सामने दिख रहा है कहाँ कौन सा है, देयर आर सम एम्प्टी स्पेसेस आल्सो जहां चार्ज नहीं है, इसलिए बोलते हैं नॉन कॉन्टिन्यूस या डिस्क्रीट। और जब चार्ज कॉन्टिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूट किया है, 1 डायमेंशनली, 2 डायमेंशनली या 3 डायमेंशनली, तो उस डिस्ट्रीब्यूशन को कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज बोलते हैं। कौन कौन सी यहाँ और भी क्वांटिटीज इन्वॉल्व हैं, उनकी भी हम बात करेंगे। बेटा जो कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज है, इसमें मैंने पहले क्या बताया आपको, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में चार्ज कॉन्टिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है अलोंग ए लाइन, ठीक है। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की अगर हम बात करें तो कैसे डिफाइन करेंगे, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में चार्ज इज continuously distributed along a line. That line can be straight or curved.
देखो उसे हम शो कैसे करते हैं डायग्रामेटिकली, उसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन को। मान लीजिए कोई लाइन है, रैंडम बना रहा हूं मैं ऐसे, इस लाइन के ऊपर अगर चार्ज कॉन्टिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो कैसे शो करना है, रिप्रेजेंट कैसे करना है, आपने ये दिखाना है जी। ये यहाँ चार्ज एक वायर के ऊपर, एक लाइन के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसलिए इसको बोलते हैं लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन। और यहाँ जो फिजिकल क्वांटिटी हम डिफाइन करते हैं इसमें, उसे बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। वी कॉल इट एज लीनियर चार्ज डेंसिटी। एंड आपको ये सिंबल इसका याद रखना है, वी रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल, बाय द लेटर लैम्डा। और इसे हम कैसे डिफाइन करते हैं, इसे हम डिफाइन करते हैं एज चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो या तो टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ, तो या फिर आप क्या कर सकते हैं, ज्यादा हम इसी तरीके से करेंगे, हम इसका कोई छोटा सा पार्ट ले, इस छोटे से पार्ट में अगर चार्ज है डी क्यू और इसकी लेंथ है डी एल, तो हम इसी लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा को डी क्यू बाय डी एल बोलेंगे। चार्ज अपान लेंथ है, इसलिए इसका जो एसआई यूनिट रहेगा वो रहेगा कूलम पर मीटर। ये है बेटा लीनियर चार्ज डेंसिटी। कब डिफाइन करते हैं हम लीनियर चार्ज डेंसिटी को, जब चार्ज किसी लाइन के अलोंग डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। दैट कैन बी ए स्ट्रेट लाइन, दैट कैन बी ए कर्व्ड लाइन, लाइन होनी चाहिए स्ट्रेट या कर्व्ड। इनफैक्ट अगर हमारे पास कोई सर्कुलर रिंग है और उस रिंग के ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, मान लो ये एक सर्कुलर रिंग है, ठीक है, और इस रिंग का रेडियस गिवन है कि इस रिंग का जो रेडियस है सेंटर से, ये जो रेडियस है ये है आर, ठीक है, रेडियस गिवन है। और ये दिया है कि इस रिंग की सर्कमफ्रेंस के अलोंग लाइक दिस, यहां हर जगह चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है अलोंग द सर्कमफ्रेंस। समझ में आ रहा है ना, सर्कमफ्रेंस भी लेंथ ही होती है। अगर Q चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब इन सबका टोटल सम जो है वो Q है, तो लैम्डा कितना होगा, Q चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है और किसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड है, इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द सर्कमफ्रेंस। सो वी से कि जो लैम्डा है इट इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाय 2 पाई r, ठीक है। एंड यू कैन सी हियर कि सर्कमफ्रेंस जो हमारे पास है इट इज नॉट ए स्ट्रेट लाइन, सो लैम्डा इक्वल्स टू Q डिवाइडेड बाय 2 पाई r। अगर कोई छोटा सा यहां पार्ट ले लेंगे जिसकी लेंथ dx ले लें या dl ले लें, कुछ भी ले लें यहां, ठीक है, इसी सर्कमफ्रेंस का कोई छोटा सा पार्ट अगर ले लूं, ये देखिए एलिमेंट्री पार्ट जिसका चार्ज है dq और जिसकी लेंथ है dx, तो इसी केस में लैम्डा को हम dq बाय dx भी बोल सकते हैं। जब चार्ज किसी लाइन के अलोंग कॉन्टिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो उस डिस्ट्रीब्यूशन को लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज बोला जाता है, ठीक है। दैट इज ए कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन बट वो लाइन के अलोंग है, इसलिए लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन। नोट करिए, हम सरफेस डिस्ट्रीब्यूशन भी पढ़ेंगे और वॉल्यूम भी पढ़ेंगे। द सेकेंड इज सरफेस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। जब चार्ज किसी एरिया के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, कॉन्टिन्यूसली चार्ज जब किसी एरिया के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड है तो उस डिस्ट्रीब्यूशन को सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं बेटा। ये 2 डायमेंशनल है, वी कैन हैव एरिया ऑफ एनी शेप, रैंडमली भी बना सकता हूं, नहीं तो एक यूनिफॉर्म ऑर्डर में बना लो, कोई सर्कल बना लो, कोई डिस्क बना लो, या ऐसे कोई शेप ले ली मैंने, ठीक है। मान लो ये 2 डायमेंशनल शेप है, इट इज ए डिस्क,
इस डिस्क के ऊपर चार्ज हर कहीं डिस्ट्रीब्यूटेड है, चार्ज इज प्लेस्ड एवरीवेयर। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है चार्ज की, इस डिस्ट्रीब्यूशन को बोलते हैं सरफेस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। और यहां पर इस सिचुएशन में हम जो फिजिकल क्वांटिटी, बेटा आपने ये डेफिनेशंस और ये सिंबल्स याद रखने हैं, ठीक है, सिंबल्स को इंटरचेंज नहीं करना। जब चार्ज किसी एरिया के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड है तो वो 2 डायमेंशनल होता है, वो एरियल होता है, राइट। तो यहां जो डिफाइन करोगे दैट इज सरफेस चार्ज डेंसिटी। जो फिजिकल क्वांटिटी हम यहां डिफाइन करते हैं दैट इज सरफेस चार्ज डेंसिटी। एंड इस सरफेस चार्ज डेंसिटी का सिंबल है सिग्मा। इट इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट एरिया। Again the same logic, if we take a small part of this area, represent it by dq, and it is suppose having charge dq charge और इसका एरिया है dA या ds भी लिखते हैं एरिया के लिए, तो सिग्मा विल बी इक्वल टू dq by dA. The SI unit will be कूलम पर मीटर स्क्वायर। मान लीजिए ये डिस्क है अपने पास, ठीक है, स्पेसिफिकली मैं इसको अब स्पेसिफाई कर देता हूं कि ये एक सर्कुलर डिस्क है और इस सर्कुलर डिस्क का जो रेडियस है ये रेडियस है r। पूरी डिस्क के ऊपर जो चार्ज है वो q अगर हुआ तो सिग्मा को आपने लिखना है q डिवाइडेड बाय पाई r स्क्वायर। व्हाट इज पाई r स्क्वायर? एरिया ऑफ द डिस्क। लेकिन अगर ये डिस्क की जगह कोई स्फीयर हुआ, ठीक है, मान लो ये स्फीयर है और इस स्फीयर के हर एक पॉइंट पे सरफेस पे, नॉट इन द इंटीरियर, वॉल्यूम में नहीं, इसके टॉप सरफेस पे, जो जैसे फुटबॉल है तो फुटबॉल का जो पार्ट हमें दिखाई देता है दैट इज द सरफेस एरिया, यहां पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है एंड इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द सरफेस एरिया। पूरे सरफेस के ऊपर चार्ज है और टोटल चार्ज दिया है Q। इस स्फीयर का बेटा अगर रेडियस R है तो अगर आपके पास चार्ज किसी स्फीयर के सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड होगा तो वो भी एरियल डिस्ट्रीब्यूशन है, एंड इन दैट केस सिग्मा आपके पास आएगा Q डिवाइडेड बाय सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर। और स्फीयर का सरफेस एरिया क्या होता है? 4 पाई r स्क्वायर। ठीक है, तो जब जब चार्ज 2 डायमेंशनली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा उस 2 डायमेंशनल डिस्ट्रीब्यूशन को सरफेस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज बोलते हैं। नाउ लेट अस डिस्कस द लास्ट वन, दिस इज कॉल्ड एज वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं या इसे क्यूबिकल डिस्ट्रीब्यूशन विच इज 3 डायमेंशनल। ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है चार्ज की ये 3 डायमेंशनल डिस्ट्रीब्यूशन होती है। सो फॉर दिस वी नीड टू हैव सम 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट। ठीक है, जैसे सपोज कोशिश करता हूं बनाने की मैं, इस तरह से हमारे पास एक क्यूबाइड है, क्यूब है, स्फीयर ले सकते हैं, सिलेंडर ले सकते हैं ये, और पूरा भरा हुआ है, हर कहीं चार्ज है, इंटीरियर में पूरा भरा हुआ, जैसे एक आपने अलमीरा पूरी भर दी, अंदर कोई खाली स्पेस नहीं है, उस खाली स्पेस में क्या भर दिया? पार्टिकल्स भर दिए, उस खाली स्पेस में चार्ज भर दिया। तो ये है वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें हम फिजिकल क्वांटिटी डिफाइन करते हैं। अगेन आई एम टेलिंग यू, रिमेंबर दिस सिंबल, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। अंकुर 4/3 पाई आर स्क्वायर नहीं होता सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर 4 पाई आर स्क्वायर होता है। 4/3 पाई आर क्यूब वॉल्यूम होता है।
ठीक है, वो यहाँ अगर मैं स्फीयर लूंगा और उसको भरूंगा तो बात करूंगा उसकी। तो यहाँ बेटा 3 डायमेंशनल डिस्ट्रीब्यूशन है, तो यहाँ हम डिफाइन करते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, एंड दिस वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी is represented by the letter rho. सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा, it is charge upon volume, and for any elementary part it is written as dq by, ये याद रखना, dq by dv. dq by dv is the वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ठीक है, रिमेंबर ये बड़ी बार यूज होगा, इसलिए मैं इसको थोड़ा हाईलाइट कर देता हूं आपके लिए। एंड व्हाट विल बी द एसआई यूनिट ऑफ दिस वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी? इट इज गोइंग टू बी कूलम पर मीटर। ठीक है, सी इफ वी हैव ए स्फीयर, अगेन आई एम टेकिंग अ पर्टिकुलर शेप, मेरे पास एक स्फीयर है और इमेजिन करो उस स्फीयर का रेडियस है r। ठीक है, लेट मी हैव ए स्फीयर, ये स्फीयर है और इस स्फीयर का रेडियस r है, रेडियस ऑफ द स्फीयर इज दिस, ये r है। ठीक, इस पूरे स्फीयर में पार्टिकल्स भरे पड़े हैं, जैसे एक फुटबॉल में हवा भरते हैं। ठीक है, तो वो जो एयर है वो पूरे वॉल्यूम को ऑक्युपाई कर बैठी, तो यहाँ पर भी पूरी हवा भर दी है, और वो हवा कहाँ भरी? इस पूरे वॉल्यूम में। ये रेडियस r है, इस पूरे वॉल्यूम में अगर चार्जेस हैं और टोटल चार्ज जो है पूरे स्फीयर के अंदर, जो टोटल चार्ज है वो है q। कितना टोटल चार्ज? q विच इज प्रेजेंट विद इन द स्फीयर। तो यहाँ जो रो होगा दैट इज इक्वल टू q डिवाइडेड बाय 4/3 पाई r क्यूब, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। सो इट कैन बी रिटन एज 3q डिवाइडेड बाय 4 पाई r क्यूब। ठीक है, ये है बेटा वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। सो फाइनली आपको ये तीनों डेफिनेशन जो हैं ये याद रखनी है, इनको यूज करना है। कल वाली क्लास में आपको सिखाऊंगा कैसे कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण भी हम फोर्स को एक्सप्रेस कर सकते हैं, हम कूलम्स लॉ को फाइंड करते हैं। थोड़ा सा हिंट लेकिन अभी दूंगा मैं। फॉर दैट एक साइड हटा देता हूं। लेट अस डिस्कस दिस कूलम्स लॉ इन टर्म्स ऑफ सिग्मा ही ले लेते हैं। ठीक है, हमारे पास सिग्मा इधर ही पड़ा हुआ है। कूलम्स लॉ इन टर्म्स ऑफ सिग्मा। सपोज कोई एरिया है हमारे पास, रैंडमली कोई भी एरिया ले लिया मैंने, इस एरिया का टोटल चार्ज गिवन है जी। ठीक है, सिर्फ कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं। और ये बोला है कि यहां से यहां दूर एक पॉइंट चार्ज है स्मॉल क्यू, यहां जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है ये है कैपिटल क्यू। तो बताओ इनके बीच में फोर्स कितनी होगी? अब हम डायरेक्ट नहीं फाइंड कर सकते, सीधा कूलम्स लॉ अप्लाई कर दें कि क्यू बाई ये वाला डिस्टेंस लेके, वो नहीं कर सकते हैं। वो बेटा इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ जो डिफरेंट चार्जेस हैं उनका डिस्टेंस डिफरेंट है। सबका डिस्टेंस, जैसे अगर यहां से देखोगे तो डिस्टेंस ये लेना पड़ेगा, यहां से देखोगे तो डिस्टेंस ये लेना पड़ेगा, सबका डिफरेंट चार्ज है। तो इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं? हम क्या करते हैं बेटा, इस डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज का कोई छोटा सा पार्ट ले लेते हैं, यहाँ कोई छोटा सा पार्ट कंसीडर कर लेंगे और ये अज्यूम कर लेंगे कि उस छोटे से पार्ट का जो चार्ज है, जैसे यहाँ बना दिया मैंने, ये कोई छोटा सा पार्ट ले लिया और ये अज्यूम कर लेंगे कि इस छोटे से पार्ट का जो चार्ज है वो है डी क्यू। ठीक है, कितना चार्ज है इसका? डी क्यू इसका चार्ज है, यहाँ डी क्यू चार्ज है
और ये जो छोटा सा एरिया लिया, छोटा सा जो पार्ट लिया, इसका एरिया DA है। कितना है? DA। हम पहले फोर्स फाइंड करेंगे इसके बीच में, फोर्स बिटवीन DQ एंड Q। यहां से तो डिस्टेंस फिक्स है ना, ये डिस्टेंस मान लो R है, तो क्या लिखेंगे इस फोर्स को? स्मॉल एलिमेंट है इसलिए फोर्स को DF से रिप्रेजेंट करके लिख देंगे K DQ इंटू Q/R²। ये टोटल फोर्स नहीं निकली बेटा, दिस इज स्मॉल फोर्स। ठीक है, देन नेक्स्ट दिस DF विल बी इक्वल टू, हमें पता है कि ये एरिया के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो सिग्मा विल बी इक्वल टू DQ/DA। DQ कितना हो जाएगा? सिग्मा DA, K तो है ही है, डिवाइडेड बाय R² इंटू Q। तो ये आ गई DF। तो जब आपने टोटल फोर्स पता करनी होगी, टोटल फोर्स पता करने के लिए आप इसको इंटीग्रेट करोगे, और ये इंटीग्रेशन K सिग्मा DA इंटू Q/R², इस इंटीग्रेशन में कौन से कॉन्स्टेंट्स होंगे, कौन से वेरिएबल्स होंगे, वो तो सिचुएशन पे ही डिपेंड करता है, कौन सी सिचुएशन गिवन है। ठीक है, वो पर्टिकुलरली जब हम शेप्स की बात करेंगे कि वायर है या डिस्क है, तो हम उसमें कैलकुलेशंस कर सकते हैं। ठीक है, बट दिस इज द वे टू एक्सप्रेस फोर्स। देखिए, ये जो फोर्स का अब जो एक्सप्रेशन आपके पास फाइनली बनेगा, जो भी शेप मर्जी हो, इस एक्सप्रेशन में सिग्मा भी आएगा। दैट इज व्हाई इट इज कूलम्स लॉ इन टर्म्स ऑफ सिग्मा। अगर यहाँ लाइन के ऊपर होता तो लैम्डा इंटू DL लिखते, जैसे सिग्मा इंटू DQ लिखा है, यहाँ DQ की जगह सिग्मा इंटू DA लिखा, तो तब DQ की जगह क्या लिखते हैं? लैम्डा DL रो DV। तो कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण जब भी कूलम्स लॉ अप्लाई करना है तो छोटे छोटे पार्ट्स लेके करना है। ठीक है, फिर इंटीग्रेशन करनी है, शेप पे डिपेंड करेगा, पोजीशन पे डिपेंड करेगा कि इंटीग्रेशन की लिमिट्स क्या आएंगी। ठीक है, कल वही करेंगे हम। थैंक यू।